तो भाइयों ये हम लोग पहली बार कह सकते हैं कि आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नाउ तुम लोगों से एक सवाल है कि अगर तुम्हारा टीम आईपीएल ट्रॉफी जीत जाए तो तुम क्या करोगे? सेम स्क्वाड रखोगे ना, सेम प्लेयर्स हो, सेम कॉम्बिनेशन रहे, सेम विनिंग फॉर्मूला के साथ जाओगे? एग्जैक्टली ये तो कॉमन सेंस है। बट आरसीबी इसका एग्जैक्टली अपोजिट करेगा। ट्रॉफी जीतने के बाद 5 प्लेयर्स को डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाएगा और एक स्टार परफॉर्मर को भी रिलीज करने का प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही टीम अपनी टाइटल को डिफेंड कर पाया है। अगर आरसीबी को टाइटल डिफेंड करना है तो इस मिनी ऑक्शन में अपने वीक एरियाज को एड्रेस करना पड़ेगा, वरना जो हाल केकेआर का आईपीएल 2025 में हुआ वो कहीं आरसीबी के साथ ना हो जाए। नाउ वीक एरियाज पता कैसे चलता है? जीत से नहीं, हार के पैटर्न से। तो आज के इस वीडियो का सेंटर पॉइंट ये है कि किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए, और हम लोग ये भी देखेंगे कि आरसीबी जो इस सीजन में 4 मैच हारा वो क्यों हारा, क्या उसमें एक पैटर्न था, और डिस्कस करते हैं। देखो यार, पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। आरसीबी ने आईपीएल 2025 में 16 विंस और 4 लॉसेस के साथ लीग स्टेज में सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया। डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा, प्लेऑफ्स में भी अनस्टॉपेबल थे और फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी घर ले आए। लेकिन यार यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टाइटल जीतना तो मुश्किल है ही, बट उससे भी ज्यादा मुश्किल या कहो नियरली इम्पॉसिबल है उस टाइटल को डिफेंड करना। आईपीएल में 2008 से लेकर 2025 तक 18 सीजन्स में सिर्फ 2 टीम्स ने बैक टू बैक टाइटल्स जीता है, सीएसके इन 2011 और एमआई इन 2020। बस इतना ही, 2 टीम्स ने। मतलब कि आरसीबी अगर 2026 में टाइटल डिफेंड कर लेता है तो ये आईपीएल हिस्ट्री में 3 टीम्स में से एक बन जाएगा जो ये काम कर पाया हो। अब देखो, केकेआर आईपीएल 2024 का चैंपियंस था। 2025 में क्या हुआ? 8th पोजीशन पर फिनिश किया, प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर दोनों को खो दिया। अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया, टीम का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। वो विनिंग रिदम, वो इंटेंट, वो थ्रिल फैक्टर सब खत्म हो गया। तो आरसीबी को उनके गलतियों से भी सीखना है। 2025 में आरसीबी के लॉसेस को देखो तो 4 में से 3 बार वो डिफेंड करते हुए हारे और 1 बार चेस करते हुए हारे। उस मैच में एसआरएच ने 231 रन बनाया था। तो इसमें एक पैटर्न दिखेगा कि जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन जैसे विराट कोहली और फिल साल्ट फेल होते थे तब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे थे, और अगर जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार परफॉर्म नहीं कर पाए तब बाकी बॉलर्स भी हेल्पलेस दिखते थे। अगर तुम आरसीबी के बैट्समैन का एवरेज देखो तो टॉप 2 पर टिम डेविड और विराट कोहली है, जिनका 50+ का एवरेज है, लेकिन इसके बाद किसी भी बैट्समैन का 40+ एवरेज नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि बाकी में से 5 बैट्समैन का 30+ एवरेज तो है। इससे ये समझ आता है कि किसी ने भी बहुत खराब नहीं खेला। अगर आईपीएल 2025 में आरसीबी के ट्रेजेक्टरी को देखो तो ज्यादातर मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच थे। ये वन ऑफ द रीजन था कि आरसीबी ने ट्रॉफी जीता। पर यही अगर टॉप 2-3 बैट्समैन रन्स नहीं बना पाए तब क्या होगा? तो ये जो दिख रहा है ना कि 5 बैट्समैन का एवरेज 30 से 40 के बीच में है, और बड़े नाम जैसे लियाम लिविंगस्टन, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार जिनका एवरेज 30 से कम है और स्ट्राइक रेट 150 से कम है, ये टीम की हार का वजह बनेगा। तो टीम का एक वीक पॉइंट क्या समझ में आया? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अब बॉलिंग में देखो, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार सबसे इंपॉर्टेंट और परफॉर्मिंग बॉलर है, बट एज वी ऑल नो कि उन दोनों का इंजरी कंसर्न्स रहता है। तो ऑक्शन में कम से कम 2 बैकअप फास्ट बॉलर्स आरसीबी को किसी भी हालत में चाहिए, प्लस एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर। नाउ वीकनेस समझ में आ गया, तो अब देखते हैं कि किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए। ये एक टफ डिसीजन है, बट अगर टाइटल को डिफेंड करना है तो कुछ बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं सबसे ऑब्वियस रिलीज से, लियाम लिविंगस्टन। 8.75 करोड़ का है। आईपीएल 2025 में लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस देखो, 10 मैचेस खेले, सिर्फ 112 रन बनाया, एवरेज बहुत खराब है, सिर्फ 16 का, और बॉलिंग में 2 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ ऑलमोस्ट 8.44। भाई 8.75 करोड़ में तुमने जो प्लेयर लिया वो मिड सीजन में ड्रॉप हो गया। इमेजिन करो यार, इतना पैसा इन्वेस्ट किया और टीम मैनेजमेंट को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अगर तुमको 2025 का आईपीएल ऑक्शन याद होगा तो सबसे पहला प्लेयर जो आरसीबी ने खरीदा था वो लियाम लिविंगस्टन ही था। पर अब आरसीबी के पास टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, स्वप्निल सिंह है, सब मिडिल ऑर्डर में डेप्थ दे सकते हैं। तो एक एक्सपेंसिव इनकंसिस्टेंट ओवरसीज स्लॉट वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार एक और मौका दो, तो उस पर हम यही कहेंगे कि 8.75 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ये हो सकता है कि वी कैन रिलीज हिम और ऑक्शन में वापस से लोअर प्राइस में खरीद ले। और फिक्र मत करो, ऑक्शन में लिविंगस्टन का प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आईपीएल के बाद से लेकर अब तक लिविंगस्टन ने सिर्फ एक 85 नॉट आउट का स्कोर बनाया है, वो भी डोमेस्टिक टी20 में। इंग्लैंड के टी20 स्क्वाड में तो अब तक लिविंगस्टन का जगह भी नहीं बन पाया। सो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिस वजह से ऑक्शन में उसका प्राइस बढ़े। फिर आते हैं राशिद सलामदार। 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 15 में से सिर्फ 2 मैचेस खेला है, 1 विकेट लिया। भाई ने पूरे आईपीएल में सिर्फ 6 ओवर्स डाला है,
और 70 रन खाया। डेथ ओवर्स में 11.67 का इकोनॉमी, मतलब तुम अपोजिशन का ही रन बनाने में हेल्प कर रहे हो। कुछ लोगों का ओपिनियन हो सकता है कि यंग बॉलर है, पोटेंशियल है, एक और मौका दो, और हम भी यही बात बोलेंगे, पर रिलीज करके और सस्ते प्राइस में खरीदो। राशिद का रिसेंट में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, तो ऑक्शन में वापस से लोअर प्राइस पर मिल सकता है। बाकी 3 प्लेयर्स अभिनंदन सिंह, मोहित राठी, मनोज भांदगे, इन नामों पर कोई डिबेट नहीं है, इन्हें रिलीज कर दो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन पर। टेक्निकली यश दयाल अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, बट सोशल मीडिया पर उसके रिलीज का सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पर तुम्हें समझना होगा कि क्रिकेट में परफॉर्मेंस और ऑफ फील्ड बिहेवियर का सिंक में होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऑन फील्ड स्टैट्स देखो तो यश दयाल ने 15 मैचेस खेला, 13 विकेट्स लिया। लेफ्ट आर्म पेसर है जो रेयर कमोडिटी है आईपीएल में, और क्रूशियल मोमेंट्स में डिलीवर भी किया है। क्रिकेट और परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से दयाल को बिल्कुल रिटेन करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक के ऑफ फील्ड बिहेवियर या यश दयाल पर जो सीरियस एलिगेशंस है, पहला हरासमेंट केस इन जयपुर राजस्थान में, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन केस इन गाजियाबाद यूपी में, इसके वजह से, और 2025 यूपी T20 लीग में भी उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि एलिगेशन सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या आरसीबी अपने ब्रांड इमेज के साथ रिस्क ले सकता है। क्योंकि पास्ट में भी जब किसी प्लेयर पर लीगल केसेस होता है तो बीसीसीआई कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट नहीं करता है, वो लीग के इमेज को बचाने के लिए फास्ट एक्ट करता है। और इसमें एक रीजन ये भी होगा कि 4 जून को जो सैड इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आरसीबी को आगे फूक फूक कर कदम रखना होगा। तीसरा रीजन, अगर बीसीसीआई फ्यूचर में बैन करता है तो मजबूरन तो टीम से निकालना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आरसीबी चाहेगा कि अभी ही यश दयाल को रिलीज करके ऑक्शन से पहले अपने पर्स में 5 करोड़ और रख ले। हम पर्सनली ये चाहते हैं कि लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने दो, क्योंकि एलिगेशंस अभी प्रूव नहीं हुए। बट फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वो अपने आप को सेव करना चाहेगा। अगर एलिगेशंस गलत निकला तो प्लेयर का करियर बच जाएगा, अगर सही निकला तो फ्रेंचाइज ने पहले ही सही डिसीजन ले लिया। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि अल्टीमेटली आईपीएल में ऑक्शन स्ट्रेटेजी सब कुछ होता है। टोटल रिलीज वैल्यू देखो, लिविंगस्टन 8.75 करोड़, राशिकदार 6 करोड़, 3 डोमेस्टिक प्लेयर 90 लाख, यश दयाल का 5 करोड़, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग 2025 में आरसीबी के वीकनेस को देखें तो एक पैटर्न समझ में आएगा। पहला, होम ग्राउंड पर वीकनेस। चिन्नास्वामी में आरसीबी ने एक भी मैच नहीं जीता। अब इसका रीजन हमको नहीं समझ में आया कि आरसीबी अपने ही होम ग्राउंड पर क्यों हार रहा था। अगर तुमको समझ में आया है तो नीचे कमेंट्स में बताओ। बाय द वे, आईपीएल 2026 में कोई भी मैच चिन्नास्वामी में तो नहीं हो रहा है। दूसरा, मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है, कोहली के अलावा कंसिस्टेंट स्कोरर नहीं है। तीसरा, टफ कंडीशंस में बैटिंग कोलैप्स हो रहा था, स्विंग और सीम हैंडल नहीं कर पाते। चौथा, डेथ बॉलिंग इनकंसिस्टेंट, हेजलवुड के बिना कोई प्लान भी नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक प्रॉपर स्पिनर, मोर एक्सपीरियंस देन सुयश शर्मा। तो मिनी ऑक्शन में आरसीबी को किन बातों पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड क्लास स्पिनर चाहिए। यार ये नेगोशिएबल नहीं है, दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। आरसीबी को चाहिए एक स्पिनर जो पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉल कर सके, टर्निंग पिचेस पर वेरिएशंस एग्जीक्यूट करे, 15-20 विकेट्स पर सीजन ले सके, और मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल हो। जिस तरह का प्लेयर एक वक्त पर आरसीबी के पास था, कौन था? कमेंट्स में बताओ। एक हिंट है, उसका प्राइस 4 करोड़ से बहुत ज्यादा था। तो एक बैकअप स्पिनर चाहिए विथ मोर कॉन्फिडेंस देन सुयश शर्मा शोड, मे बी कोई एक्सपीरियंस्ड लेग स्पिनर। दूसरा पॉइंट है, मिडिल ऑर्डर में एक फॉरेन ऑलराउंडर चाहिए जो बेटर कंसिस्टेंसी दे देन लिविंगस्टन, क्योंकि अगर विराट फेल हुए तो मिडिल ऑर्डर में कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए। समवन लाइक मार्कस स्टोइनिस या कैमरन ग्रीन टाइप अगर अवेलेबल हो। एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स तुम लोगों को बताते हैं कि आईपीएल 2025 में सिर्फ एक मैच को छोड़कर हर वो मैच आरसीबी ने जीता जिसमें कोहली ने 25+ स्कोर्स किया था। एक और पॉइंट कि आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक देवदत्त पडिक्कल लेफ्टी बैट्समैन है। हम लोग भले ही इसका मजाक उड़ा ले कि पिछले ऑक्शन में आरसीबी और केकेआर ने वेंकटेश अय्यर के लिए अपना बटुआ खाली कर दिया था, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन था कि आरसीबी वेंकटेश अय्यर के लिए इतना हाई प्राइस तक गया। सबसे पहला कि एक लेफ्टी बैट्समैन प्लस मिडिल ऑर्डर में एक ऑलराउंडर, और हमको कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करता है, जो कि ऑब्वियसली करेगा ही, तो आरसीबी फिर से इस बार वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल करने का ट्राई करेगा। तीसरा पॉइंट है, इंडियन बॉलर जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो, जिसके पास प्रेशर सिचुएशन का एक्सपीरियंस हो और इकोनॉमी 8 से नीचे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, इंडियन फिनिशर चाहिए जो लोअर मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दे सके, कैन बैट एट 6 और 7। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिल सॉल्ट के लिए क्वालिटी बैकअप खोजना, एक ऐसा प्लेयर जो सेम इंटेंट के साथ खेले। मैथ्यू शॉट टाइप का प्लेयर परफेक्ट होगा, एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल ओपनर जो बैकअप दे सके। क्या पता फिल सॉल्ट सीजन के बीच में इंजर्ड हो जाए, फॉर्म खराब हो जाए या इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से अवेलेबल ना हो। एक बैकअप जरूरी है, चैंपियनशिप टीम्स में बैकअप ऑप्शंस होते हैं। एक इंजरी से पूरी प्लानिंग नहीं बदलनी चाहिए। तुम आईपीएल का हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब भी टीम ने डोमिनेट किया है उसका कोर इंटैक्ट रहता है। आरसीबी के पास कोर है, कोहली, सॉल्ट, पाटीदार, हेजलवुड, भुवनेश्वर। चैंपियनशिप कल्चर है, विनिंग मेंटालिटी है, पर गैप्स भी हैं।
क्रिटिकल गैप्स। अगर ये गैप्स मिनी ऑक्शन 2026 में एड्रेस नहीं हुए तो आरसीबी 2026 में वापस वही ओल्ड आरसीबी बन जाएगा, पोटेंशियल के साथ डिसअपॉइंटमेंट, जो हम नहीं चाहेंगे। मिनी ऑक्शन आरसीबीज मेक और ब्रेक मूवमेंट होगा। सीएसके और एमआई ने ये किया, कोर स्टेबल रखा, स्ट्रेटेजिक एडिशंस किए, वीकनेसेस को एड्रेस किया। आरसीबी को भी यही करना होगा। तो टाइमलाइन अभी बहुत टाइट है। 15 नवंबर तक टीम्स को फाइनल रिटेंशन लिस्ट सबमिट करना है और 15 दिसंबर के आसपास मिनी ऑक्शन होगा। मतलब प्लानिंग विंडो बहुत छोटा है। तो तुम्हारा कोई सजेशन है जो हम मोहब्बत के पास पहुंचा सके? नीचे कमेंट से बताओ। बाकी बहुत लोगों का सवाल है कि क्यों आरसीबी के ओनर्स फ्रेंचाइज को बेच रहे हैं, तो उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।